हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी की हीरोइन चाओ के साथ, जो कि एक अगली लड़की की बॉडी में आ जाती है जिसकी डेथ हो गई थी। चाओ एक फीमेल एजेंट है और वो सोचती है कि आखिर वो मिशन परफॉर्म करते वक्त मर गई थी तो वो यहाँ जिंदा कैसे हो गई। जिस लड़की की बॉडी में वो आई होती है उसकी सिस्टर ने गलती से उसे गिरा के मार दी थी और वो अपनी मॉम को बताती है कि मॉम, मैंने जानबूझ के इसे नहीं गिराई, वो गलती से मर गई। उसकी मॉम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है कि वैसे भी वो अगली थी और इसकी वजह से हम लोग कितने एम्बेरस होते थे। फिर ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी चाओ लिन को रोक लेती है और इसकी आंखें से खुला देख कर लिन तो डर के चिल्लाती है। उसकी मॉम से कहती है कि तुम डर क्या रही हो, ये एक अगली लड़की है और अपनी आंखें खोल कर ही मर गई है। फिर वो कैंची से इसकी आंखों पर मारने जा रही होती है, पर तभी चाओ जल्दी से उन्हें रोकते हुए उठ जाती है और पूछती है कि तुम हो कौन और मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो ये कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी मॉम को मारना चाहती हो। तो चाओ कहती है कि लेकिन मैं तो बचपन से ही अनाथ थी, तो मेरे पास मॉम कहाँ से आएगी। फिर चाओ का अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसे इस अगली लड़की की मेमोरीज याद आ रही होती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चाओ की सिस्टर लिन उसे चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने स्कूल की फेमस लड़की को प्रपोज कर दी थी जिसे ये पसंद करती है। चाओ लिन को चिल्लाती है कि आखिर मैंने गलत क्या की, मैं अगली हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास भी हक है किसी को भी पसंद करने का। तो इस बात पर लिन को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे जवाब कैसे दी और वो इसे सीढ़ियों से ढकेल देती है जिसकी वजह से चाओ की मौत हो गई थी। अब ये सब याद करने के बाद चाओ सोचती है कि जिस लड़की की बॉडी में मैं आई हूँ ये कितनी बेचारी है। मैं तो एक इंटरनेशनल एजेंट थी और आखिर में कैसे इस अगली लड़की की बॉडी में वापस से रिबॉर्न हुई हूँ। अब यहाँ पर चाओ उसकी मॉम और लिन को कहती है कि अगर दोबारा से तुम लोगों ने मुझे कभी प्रोवोक किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। इन लोगों ऐसे धमकी देकर चाओ यहाँ से चली जाती है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसी है मुझे डराने की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब तभी हम हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के को देखते हैं जो कि कार से जा रहा था, उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी और ये कोई और नहीं हमारे इस ड्रामा का हीरो शियन है। अचानक से चाओ उसकी कार के सामने आकर कार रोक देती है तो इसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें मरना था। वो कुछ नहीं कहती और उसकी कार में आके बैठ जाती है और कहती है कि ड्राइव करो। शियन इसे कहता है कि ये कोई टैक्सी नहीं है, तुम कार से उतरो। तभी इतने में यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो शियन को मारने के पीछे पड़ा था। वो कार की कांच फोड़कर शियन को मारने वाला होता है, पर तभी चाओ उसे अपने पैर से रोक देती है और शियन से पूछती है कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जान बचाऊं तो मुझे 10 मिलियन दो। शियन शॉक हो जाता है तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ले रही हूँ, तुम इस शहर के रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो मुझे लगता है कि 10 मिलियन देना तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान बात होगी। अब तभी बंदा चाओ के पास आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उसकी गर्दन मोड़ देती है। तभी शियन चाओ के गले पर चाकू रखता है, पूछता है कि तुम कौन हो। तभी इतने में शियन को मारने के लिए एक और पीछे कार आ जाती है। ये देखते हुए चाओ इसे कहती है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो शियन इसे डील कर लेता है और फिर ये लोग कार ड्राइव करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। पर शियन को चोट लगी थी इसलिए वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहा होता है। तो ये देखते हुए चाओ इसे कहती है कि तुम रहने दो, मैं ड्राइव करती हूँ। और फिर वो जल्दी से शियन की सीट पीछे कर देती है और उसके ऊपर आके बैठ जाती है। वो तो काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो चाओ इसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और ठीक से बैठो। और फिर ये इतनी तेज ड्राइव करती है कि बाजू में जो दो लड़के खड़े होते हैं उनके कपड़े उपड़े फट जाते हैं और ये देखकर शियन भी शॉक होता है कि ये कितनी फास्ट है। तभी चाओ कार को रोकने के लिए ब्रेक्स दबा रही होती है पर ब्रेक दबता ही नहीं। वो शियन को इस बारे में बताती है कि कार के ब्रेक्स खराब हो गए, इसलिए तुम जल्दी से अपने डॉक्टर को यहाँ पर बुला लो। फिर शियन तुरंत ही अपने डॉक्टर को कॉल करके यहाँ पर आने का कह देता है। तभी यहाँ पर चाओ नोटिस करती है कि शियन ने अपनी सीट बेल्ट इसे लगा दिया है। अब तभी यहाँ पर चाओ और शियन देखते हैं कि वो कार जो इन लोग का पीछा कर रही थी वो इन तक पहुंच गई है। तो चाओ कहती है कि अच्छा ये अब हम इनका यूज करके ब्रेक बना सकते हैं। हम देखते हैं कि चाओ उस दूसरी गाड़ी के ऊपर अपनी गाड़ी ले लेती है जिससे कि वो बंदा तो वहीं फंसा रह जाता है और इन लोग की कार रुक जाती है। पर इस चीज की वजह से तो शियन की चोट और भी ज्यादा दुखने लग गई थी। पर वो ऐसे मोमेंट पे भी चाओ से बहुत ही इंप्रेस होता है, कहता है कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स कितनी अच्छी है, आखिर तुमने किससे सीखी। तो चाओ से बताती है कि मैंने गेम से सीखी हूँ। ये बोलने के साथ ही वो कार से बाहर आकर उन गुंडों से फाइट करने लगती है। पर फिर इसे अचानक से चक्कर आ रहा होता है और ये सोचती है कि इस लड़की की बॉडी कितनी वीक है। चाओ को इस बंदे के साथ फाइट करते हुए काफी वॉमिटिंग भी होने लगती है। ये देखकर तो ये बंदा गुस्सा ही हो जाता है कि तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो, अगली मैं नहीं तुम हो और वॉमिटिंग तुम्हें मुझे देखकर आ रही है। वो इसे चाकू मारने जाता है पर तभी चाओ इसे फाइट करके नीचे गिरा देती है। शियन कैसे कैसे अपनी चोट को संभालते हुए कार से बाहर निकलता है और फिर शियन इसे पूछता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े। तो चाओ कहती है कि तुम भी तो मेरे बारे में जानना चाहते होंगे ना कि आखिर मुझे इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आती है। देखो हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं इसलिए पूछना नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर शियन का असिस्टेंट और उसका डॉक्टर पहुंच जाता है और वो लोग इसे चोट लगा देकर काफी फिक्र कर रहे होते हैं। तभी चाओ यहाँ से जाते हुए शियन से कहती है कि ये कार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो चलो बदले में मुझे 10 मिलियन दे दो।
तो शीएन अपने असिस्टेंट से कहकर इसे 10 मिलियन दिलवा देता है और फिर इसके पास आकर कहता है कि वैसे मेरी लाइफ 10 मिलियन से काफी ज्यादा कीमत की है, इसलिए अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। ये बोलते हुए ये इसे अपना कार्ड दे देता है। तो चाओ इसका कार्ड लेकर इसे थैंक्स बोलते हुए चली जाती है। फिर चाओ के जाते के साथ ही शीएन जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तो ये देखते हुए असिस्टेंट कहता है कि अच्छा बॉस, आपको ये लड़की पसंद है, तभी आप इतने टाइम से सिंगल हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आपको एक अगली लड़की पसंद आई है शादी करने के लिए। तो ये सुनकर शीएन को गुस्सा आता है और वो अपने डॉक्टर से कहता है कि अफ्रीका के पेशेंट को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। शीएन के डॉक्टर कहता है कि नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया कि कुछ लोग पहले देखने के साथ ही अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर उनको कुछ देर देखने के बाद इंटरेस्टिंग और अच्छे दिखने लगते हैं। तो शीएन अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ चाओ को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही होती है। तभी रास्ते में इसे इसकी सिस्टर लिन मिल जाती है जो कि इससे कहने लगती है कि सिस्टर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम घर क्यों नहीं गई? मैं और मॉम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे। चाओ इसे गुस्से में कहती है कि तुम एक्टिंग बंद करो और निकलो यहाँ से। तो ये लड़का जिसका नाम यू है, ये चाओ से कहने लगता है कि ये तुम्हारी सिस्टर लिन तुम्हारी फिक्र कर रही है और तुम इससे कैसे बात कर रही हो? तुम्हारी वजह से इसे बुरा लग गया तो चाओ इसे कहती है कि आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बने? मैंने तुम्हें प्रपोज करी थी पर तुमने मुझे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें नहीं लगा कि मुझे भी बुरा लगेगा? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चाओ ने पूरी क्लास के सामने इसे प्रपोज करी थी, पर उसने उसके मुंह पे ही बोल दिया था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके पूरे क्लासमेट उसकी मजाक उड़ाने लग गए थे कि ये अगली लड़की अपने आप को समझती क्या है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और तभी यहाँ पर चाओ की एक और क्लासमेट आकर उसे कहने लगती है कि तुमने अपना फेस भी देखी हो, तुमने सोची भी कैसे कि यू तुम्हें लाइक करेगा? तो चाय से कहती है कि आखिर इस चीज का तुमसे क्या लेना देना है, तुम बीच में आकर क्यों बोल रही हो? तो ये लड़की कहती है कि मेरे पास मुंह है तो मेरे पास आजादी है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो ये सुनते के साथ ही चाओ इसे एक स्लैप लगाती है और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें शीएन देख रहा होता है। चाओ इस लड़की से कहती है कि तुम्हारे पास मुंह है तो तुम कुछ भी बोल सकती हो, तुम्हें आजादी है। तो मैंने जो तुम्हें स्लैप मारा वो भी मेरी आजादी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलकर चाओ यहाँ से जा रही होती है पर तभी यू इसके सामने आ जाता है। तो ये इसे वार्न करती है कि अगर तुम्हें मेरे हाथों मार न खाना हो तो मेरे रास्ते से हटो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और ये सब देखते हुए शीएन यहाँ पर काफी इम्प्रेस हो रहा होता है। तभी स्कूल का हेड यहाँ पर आकर कहने लगता है कि मिस्टर शीएन, आखिर आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो इतने स्माइल कर रहे हैं? तो शीएन बताता है कि मैं बस एक इंटरेस्टिंग पर्सन को देख रहा था। फिर यहाँ पर शीएन स्कूल के हेड को बताता है कि वो कैंपस का लाइब्रेरी एक्सपेंशन प्लान को अप्रूव करने के लिए यहाँ पर है। इस पर हेड कहता है कि आपको खुद यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, आप ये भिजवा सकते थे। तो ये कहता है कि रास्ते में स्कूल पर गया था तो मैं आ गया। फिर यहाँ चाओ जैसे क्लासरूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी सीट पर मरा हुआ चूहा रखा है और ये सब उसे बाकी स्टूडेंट ने बुली करने के लिए रखे होते हैं, पर ये तो बिल्कुल भी डरती नहीं है और इसे उठाकर दूर फेंक देती है। तभी ये देखते हुए चाओ के पास वही बुली लड़का आ जाता है जिसका नाम शू है। वो इसे कहता है कि अगली मॉन्स्टर, अब तुम्हें चूहे से भी डर नहीं लगता, तुम तो काफी बदल गई हो। तो लिन यहाँ पर यू को अपनी एक्टिंग दिखा रही होती है कि देखो ये मेरी सिस्टर को परेशान करने जा रहा है, क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? तो यू कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो जो उसकी अभी भी फिक्र कर रही हो, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उससे अभी ये सब सहने दो। अब यहाँ पर शू तो चाओ की चीजें तोड़ने लग जाता है। ये देखकर चाओ को बहुत ही गुस्सा आती है और वो अपनी गर्दन और हाथों को मोड़ते हुए फाइटिंग की तैयारी कर रही होती है। तो शू इसकी मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम मुझसे फाइट करने वाली हो, जो तुमने मेरी सिस्टर को स्लैप मारी थी मैं उसका बदला लेने आई हूँ और मैं तुम्हें पूरे 5 स्लैप मारूंगा। फिर शू इसे मारने जा रहा होता है कि इससे पहले चाओ इसे पूरे 5 स्लैप लगा देती है। तो ये देखकर तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगली मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की? तभी चाओ इसे एक और पंच मार देती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर चाओ को ऐसे फाइट करते हुए देखकर पूरे क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। फिर चाओ वापस से शू के पास जाती है तो वो तो बहुत ही डरा हुआ होता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास मत आना। तभी अचानक से क्लास में सर आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सर चाओ से कहते हैं कि तुम वो लड़की हो जिसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते तो नहीं है, लेकिन तुमने फाइट करना सीख ली हो। अब तक तुम 10 बार फेल हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें आज लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर आज भी तुम फेल हुई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और फिर सर चाओ और शू को क्लास के पीछे जाकर खड़े रहने कहते हैं और फिर सर एग्जाम स्टार्ट करते हैं और सभी को पेपर्स पकड़ा देते हैं। चाओ तो ये पेपर देखकर बहुत ही स्माइल करने लगती है क्योंकि उसके लिए अब ये बहुत ही आसान था। वो 10 मिनट के अंदर ही पूरा पेपर कंप्लीट करके सर को पकड़ा देती है और क्लास से जाने लगती है। तो सर इसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अभी 10 ही मिनट हुआ था एग्जाम स्टार्ट करके, आखिर तुम मुझे ब्लैंक पेपर देकर कैसे जा सकती हो? पर फिर जैसे ही सर पेपर खोल के देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इसने सारे आंसर कंप्लीट कर दिए। वो फुल पेपर चेक करने के बाद कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें पूरे 100 मार्क्स मिल रहे हैं, सच में तुम तो स्कूल से ना निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुमने चीटिंग सीख ली।
तो चाओ कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने चीटिंग करी हूँ तो आप मुझे एविडेंस दिखाओ। तो सर कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है, और फिर वो सभी क्लास में पूछने लगते हैं कि तुम लोगों में से किसने देखा किसने चीट करी थी। तो कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं कहता। इस बात पर सर कहते हैं कि कोई नहीं भी कह रहा है तो भी मुझे पता है कि तुमने चीटिंग ही करी हो, नहीं तो तुम्हें फुल मार्क्स नहीं आ सकते। इस पर चाओ कहती है कि लेकिन पुअर स्टूडेंट्स भी तो धीरे धीरे पढ़ाई के साथ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कहने लग जाते हैं कि हाँ, लेकिन तुम तो फेलियर हो और हम में से किसी को भी बिलीव नहीं है कि तुम्हें फुल मार्क्स आएंगे। लिन कहती है कि अगर तुम ये अपना एग्जाम पेपर हमारी मॉम को भी दिखा दोगी तो वो भी तुम पर बिलीव नहीं करेंगी कि तुमने फुल मार्क्स लाई हो। सबको पता है कि तुमने चीट करी हो। तो चाओ सभी से कहती है कि लेकिन तुम सभी के पास कोई एविडेंस नहीं है प्रूफ करने का। तो सर चाओ को चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो हरकतें कर रही हो ना, इसकी वजह से मैं तुम्हें स्कूल से निकाल सकता हूँ। तो चाओ गुस्से में पेपर फाड़ देती है और कहती है कि स्कूल से जिसे निकलना चाहिए वो आप हो। आपने मुझ पर झूठा चीटिंग का इल्जाम लगाया है, मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। सर कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझ पर केस करोगी? क्या तुम्हें इतना भी पता है कि कोर्ट कहाँ पर है? तभी इतने में शीएन अपने सभी गार्ड्स और स्कूल के हेड के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि इसे जानने की जरूरत ही नहीं है कि कोर्ट कहाँ पर है। और वो कहता है कि क्योंकि मैंने कोर्ट को यहाँ पर ले आया हूँ। ये सब देखकर टीचर शॉक होता है और हेड से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ये पूरा क्लासरूम एक कोर्ट के गेटअप में आ जाता है। ये सब देखते हुए प्रिंसिपल शीएन से कहता है कि मिस्टर शीएन, ये एक स्कूल है, आपको इसे कोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी? तो शीएन कहता है कि ये स्कूल था, आज के लिए ये कोर्ट है और आज उसे सजा मिल के रहेगी जिसने गलत काम किया है। और फिर शीएन चाओ से पूछता है कि तुम्हें मेरी अरेंजमेंट कैसी लगी, क्या तुम्हें खुशी मिली? तो ये कहती है कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस ये जगह थोड़ी छोटी है। फिर यहाँ पर जज केस स्टार्ट करने के लिए कहता है और चाओ की सिस्टर लिन यू से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर ये बंदा कौन है जिससे प्रिंसिपल भी इतना डर रहा है। तो यू से कहता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, यही अच्छा होगा। फिर यहाँ पर जज केस स्टार्ट करता है और टीचर से इस बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास कोई लॉयर है कि नहीं। तो ये सुन के टीचर शॉक होता है कि लॉयर? तो जज कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास लॉयर नहीं है तो तुम खुद अपने आप को डिफेंड करो। और फिर जज शियाओ से इस बारे में पूछता है कि वो सारे इलाइट लॉयर में से किसे चुनने वाली है जिसे शीएन ने उसके लिए हायर करके लाया। ये सुनने के बाद टीचर डर जाता है कि ये तो वही फेमस मिस्टर शीएन है। लेकिन यहाँ पर यू से कहती है कि अच्छा, तो यही तुम्हारा अंकल है। टीचर सोचता है कि मेरे पास एविडेंस नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट चाओ की साइड नहीं लेगा। फिर वो यहाँ पर शीएन से कहता है कि आपको इस चाओ की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, ये लड़की एक फेलियर है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यकीन है कि इसी ने चीटिंग करी है। फिर सभी स्टूडेंट इस बार में साथ देने लगते हैं कि हाँ, इसने चीटिंग करी है, नहीं तो ये फुल मार्क्स नहीं ला सकती। तो शाओ कहती है कि तुम सभी में से किसी ने भी पहले मुझे देखा नहीं था और अब सभी झूठ बोल रहे हो। तो शीएन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल करता हूँ। और फिर ये जज से बात करके क्लास का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। फिर इस सीसीटीवी को देखने के बाद प्रूफ हो जाता है कि चाओ ने कोई चीटिंग नहीं करी है और उसका आईक्यू लेवल ही बहुत ही ज्यादा है। यही वजह है कि उसने 10 मिनट में पेपर कंप्लीट कर ली। पर टीचर फिर भी यकीन नहीं कर रहा होता है और वो कहता है कि इसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसी बात होती तो कभी इसके पिछले टेस्ट में कम मार्क्स आए नहीं होते। तो शीएन कहता है कि जीनियस लोग सभी से डिफरेंट होते हैं और तुम जैसे लोग उन्हें वीक समझ के बुली करते हैं। फिर जज अनाउंस करता है कि शाओ ने कोई चीटिंग नहीं करी है और उसकी टीचर ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। फिर शीएन टीचर से कहता है कि तुमने अपने स्टूडेंट की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, इसलिए हेड आपको क्या लगता है कि इस टीचर के साथ क्या करना चाहिए? तो हेड अनाउंस करता है कि वो टीचर को अभी इसी वक्त फायर कर रहा है। और फिर शीएन सभी स्टूडेंट्स को भी चिल्लाता है कि तुम लोग कितने बड़े ब्लाइंड हो, तुम लोगों ने क्या कहा, ये अगली है, अगली तो तुम सभी लोग हो। फिर इसके बाद सभी जजेस और लॉयर्स यहाँ से चले जाते हैं और शीएन चाओ से पूछता है क्या तुम आज के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? तो ये कहती है कि हाँ, सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन तुमने फाइट को इतना ज्यादा बड़ा बना दिए कि अगर कोई हमें देखता तो उसे लगता कि हम लोग बहुत बड़ी नाइंसाफी के लिए लड़ रहे हैं। तो शीएन कहता है कि मेरा तुम्हारे लिए ये सब करना वर्थ इट है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमने मेरी जान बचाई थी। तो इसके लिए चाओ इसे थैंक यू कहने लग जाती है। तो शीएन कहता है कि सिर्फ थैंक यू? तो चाओ पूछती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तो शीएन जल्दी से अपने असिस्टेंट से इनविटेशन कार्ड लेकर चाओ को देते हुए बताता है कि 2 दिन बाद मेरी फैमिली ने एक चैरिटी इवेंट रखा है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम मेरे साथ मेरी फीमेल पार्टनर बन के चलो। तो चाओ कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरी वजह से तुम एम्बेरस हो जाओगे? तो ये पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर चल के एम्बेरस फील करोगी? तो चाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहता है कि ऑब्वियसली फिर मैं भी ऐसा नहीं फील करूंगा, हम दोनों की सोच सेम है। ये बोलते हुए इसे इनविटेशन दे देता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। पर ये कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ये बोलकर ये चली जाती है। शीएन से बताता है कि बॉस हमारा क्लाइंट कंपनी में 2 घंटे से वेट कर रहा है। तो शीएन कहता है कि ठीक है, फिर हम ऑफिस चलते हैं। घर पे हम देखते हैं कि चाओ डायरी पढ़ रही होती है जिसमें उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ लिखी थी।
कि बचपन से आज तक उसे सभी कोई बुली करते हैं और उसका ड्रीम है कि वो भी अपनी बहन की तरह अच्छी दिखना चाहती है। और उसने अपने बारे में ये भी लिखी होती है कि वो यू को पसंद करती है। उसने उसे कन्फेस करी पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और बाकी क्लासमेट्स उसे अगली बुलाते हैं और इस वजह से उसे हमेशा परेशान करते हैं। ये सब पढ़ने के बाद चाओ डिसाइड करती है कि चलो मैं इसकी विश पूरी कर देती हूँ। वैसे भी मैं एक एजेंट हूँ और मेरे लिए अपीयरेंस बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर ये मेकअप करने के बाद अपना लुक चेंज कर लेती है और सोचती है कि आज वो सभी को हैरान कर देगी। पार्टी में हम देखते हैं कि यू ने यहाँ पर चाओ के सिस्टर लिन को लेकर आया होता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुम कितनी अच्छी दिख रही हो, यहाँ पर सभी लोगों की नज़र तुम पर है, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर ये पूछती है कि वैसे तुमने ये इनविटेशन मेरी सिस्टर को दिया था कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए। यू कहता है कि मैंने उसके डेस्क पे रख दिया था। लिन सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चाओ जैसे ही पार्टी में पहुंचती है तो सभी लोग इसे देखकर बहुत ही शॉक होते हैं और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि क्या ये सच में चाओ है। आखिर चाओ इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। लिन कहती है कि ये मेरी सिस्टर चाओ हो ही नहीं सकती। उसके मुंह पर जो स्कार था वो बचपन से था। हमने इसकी इतनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाए पर ये कभी ठीक नहीं हो पाई। तो शू कहता है कि जरूर ये कोई और लड़की होगी और फिर ये चाओ के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछ रहा होता है। तो ये कहती है कि निकलो यहाँ से, क्या तुम भूल गए मैंने जो लास्ट टाइम तुम्हें क्लासरूम में पंच मारी थी। शू इस बारे में याद करने लगता है और फिर वो चाओ से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम सच में चाओ हो। फिर चाओ से कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो, पर ये नहीं जाने दे रहा होता है। फिर यहाँ पार्टी में शियन पहुंच जाता है और यहाँ पर सभी लोग उसे हेलो कहते हैं। इसे देखते हुए लिन सोचती है कि ये शहर का सबसे पावरफुल और रिचेस्ट मैन है। शियन यहाँ पर शू को चिल्लाता है और कहता है कि आखिर तुम चाओ के साथ क्या करने वाले थे। तो शू तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा से चाओ को परेशान नहीं करूंगा। पर शियन तो अपने असिस्टेंट से कहकर इसे पार्टी से बाहर करवा देता है और चाओ से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो चाओ इसे कहती है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ, मेरा चेहरा इतना बदल गया है फिर भी तुमने मुझे इतनी आसानी से एक ही बार में कैसे पहचान लिया। तो शियन इसे कहता है कि क्योंकि मेरे लिए तुम सभी में बहुत ही डिफरेंट हो। और फिर शियन चाओ को डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों ही सभी के सामने डांस करते हैं। इन लोग को डांस करता देख लिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि चाओ ये डिजर्व भी नहीं करती है। डांस करने के बाद चाओ तुरंत ही कहीं चली जाती है। तभी यहाँ पर शियन के पास उसका डॉक्टर आ जाता है और कहने लगता है कि बॉस ये लड़की अच्छी दिख रही है और आपको मैच भी कर रही है। और कहाँ वो उस दिन वाली लड़की जो इतनी अगली दिख रही थी, उसके और इसके बीच में एक जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले तो मैंने उसके साथ आपको देखकर गलत समझ लिया था कि कहीं आपका माइंड कोई और टाइप का तो नहीं है। शियन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि पिछली बार जो मुझे फंड मिला था ना 50 मिलियन का, वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इसका डॉक्टर कहता है कि मिस्टर शियन आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो 50 मिलियन आप मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए दोगे। तो शियन हंसकर कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे अचानक से तुमसे नफरत हो रही है। ये बोलकर वो भी चला जाता है। फिर डॉक्टर असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कुछ गलत बोला जिससे मिस्टर शियन गुस्सा हो गए। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम हर टाइम ही गलत बोलते हो। फिर नेक्स्ट सीन में चाओ वॉशरूम में होती है और तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और ये इसे बताते हैं कि ये लोग शियन के कजिन हैं। यहाँ पर ये लोग चाओ को बुली करने लग जाते हैं। उसे कहते हैं कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं और उसे सिगरेट निकालने के लिए कह रहे होते हैं। फिर चाओ भी इन लोग को अच्छे से सबक सिखाती है और इसे मार कर इसे सिगरेट जलाते हुए दिखाती है। फिर इसे बहुत ही गुस्सा आता है और ये चाओ को मारने जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है और वो इन लोग से पूछता है कि वो लोग कौन है। तो ये लोग बताते हैं कि वो इसका दूर का कजिन है। ये शियन से कहता है कि कजिन ये लड़की तुम्हारे बारे में बुरी बातें कर रही थी, तो मैं बस इसे एजुकेट कर रहा था। फिर शियन इसे पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले थे। तो ये बताता है कि मैं इसका मुंह तोड़ता और इसके मुंह से सही बातें बुलवाता। चाओ इस लड़के को सबक सिखाना चाह रही होती है पर शियन इसे मना करता है और कहता है कि तुम स्टूडेंट हो तो ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम पार्टी में जाओ। फिर सारे गार्ड्स ने यहाँ पर इसे पकड़े हुए होते हैं और शियन से कहता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम उसका मुंह तोड़ोगे। तो ये तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि कजिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शियन अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसके बारे में पता करो और तुम इस गार्बेज को खुद ही क्लीन करो। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और शियन के जाते ही असिस्टेंट इसकी धुलाई कर देता है। फिर शियन यहाँ जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि एक लड़का यहाँ पर चाओ को प्रपोज कर रहा होता है और उससे उसका नंबर मांगता है। तो शियन ये सुनते के साथ ही जवाब देता है कि नंबर तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये लड़का कहता है कि अंकल आप अगर चाओ के बड़े हो तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे मामले में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो शियन गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा कि मैं इसका बड़ा हूँ। फिर असिस्टेंट भी इस लड़के को गुस्से में देखता है तो ये तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। तो चाओ शियन से कहती है कि तुमने मेरे चाहने वाले को भगा दिया। तो शियन कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती। तो चाओ कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी यहाँ पर दो लड़के और आ जाते हैं और ये दोनों भी चाओ को प्रपोज करते हुए अपने बारे में बता रहे होते हैं कि वो लोग कितने रिच हैं। शियन को इन लोग को देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग को मरना नहीं है तो जाओ अब यहाँ से।
फिर दोनों ही डर के यहाँ से भाग जाते हैं और चाओ शियन से कहती है कि सच में अच्छा दिखना कितना खराब है, इसलिए मुझे वापस से अपने पहले लुक में आना है, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। फिर चाओ वॉशरूम में जाने के बाद वापस से अपने अगली लुक वाले गेटअप में आ जाती है और फिर शियन और ये जैसी कार बैठते हैं तभी यहाँ पर शियन का डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि बॉस प्लीज मुझे एक राइड दे दो। पर फिर ये जैसी चाओ को देख लेता है तो कहता है कि बॉस ये अगली लड़की फिर से आपके साथ क्या कर रही है और वो ब्यूटी कहाँ चली गई। तो शियन गुस्से में अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने कहता है और डॉक्टर को यहीं छोड़ के चला जाता है। फिर चाओ अपने घर के पास कार रोकने का कहती है और वो तुरंत ही बाइक करके यहाँ से जाने लगती है। तो जल्दी से शियन भी कार से बाहर निकलता है और इसे रोकता है। तो ये पूछती है कि क्या मुझसे और कुछ काम है। तो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे कॉल कर लेना। तो ये सुनने के बाद चाओ यहाँ से चली जाती है। फिर असिस्टेंट शियन से कहता है कि बॉस आप उस लड़की को इतना पसंद करते हैं तो अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर देते। तो शियन कहता है कि अभी टाइम सही नहीं है। तो इस पर असिस्टेंट हंसने लगता है। तो शियन जल्दी से इसे कार में बैठाता है और यहाँ पर चाओ तो शियन के बारे में सोचते ही बहुत ही स्माइल कर रही होती है। तभी इसके सामने शू अपने गुंडों के साथ आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत वेट करवाई हो, मैं तुमसे आज अपना बदला लूंगा। तो चाओ इससे पूछती है कि यानी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है ना, और फिर वो फाइटिंग की तैयारी करने लग जाती है और ये कहता है कि पहले मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन तुम ही ने मेरा मूड खराब करी हो। और फिर शू अपने गार्ड्स को कहकर चाओ को मारने के लिए कहता है। चाओ सभी से फाइटिंग करने लग जाती है पर तभी अचानक से इसके पेट में दुखने लगता है और चाओ एकदम वीक पड़ जाती है। तभी शू इसे डंडे से मारने वाला था पर तभी टाइम पे यहाँ शियन पहुंचकर चाओ को उससे बचा लेता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई। पर शियन कहता है कि नहीं, तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हें चोट आई है। और फिर जल्दी से इसे लेके जाने लगता है और असिस्टेंट से कहता है कि इन सभी को जेल लेके जाओ। फिर चाओ को घर लाने के बाद वो डॉक्टर को इसका चेकअप करने के लिए कहता है। तभी चाओ डॉक्टर को बताती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पीरियड्स है। फिर शियन डॉक्टर से इस बारे में पूछता है कि क्या इसे चोट आई है, इसका इतना खून क्यों बह रहा है। डॉक्टर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इसे खुद ही पूछ लेना। और ये बोलकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। फिर शियन चाओ का फेस टच करते हुए उसका फीवर चेक कर रहा होता है। तो चाओ सोचती है कि ये मेरी फिक्र कर रहा है, इसलिए मुझे बस सहना होगा। फिर शियन पूछता है कि वैसे डॉक्टर किस बारे में बात कर रहा था कि तुम्हें मुझे क्या बताना चाहिए। चाओ पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई फीमेल नहीं थी। शियन कहता है कि मेरी मॉम हमेशा से बिजी रहती थी तो मैंने उनके साथ कभी ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया। तो चाओ कहती है कि आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो चुकी है तो इसी वक्त अपना फोन निकालो और सर्च करो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। शियन इस बारे में सर्च करके पता करने के बाद यहाँ से जाने लगता है और फिर वो रुक कर इसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और गर्म पानी पीना। फिर चाय इसे कहती है कि पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुमने मेरी जान बचाई हो तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो शियन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हो। तो चाओ कहती है कि मुझे पसंद नहीं कि किसी का मेरे ऊपर एहसान हो और ना ये कि मेरा किसी पर एहसान हो। तो शियन कहता है कि फिर तो मैं तुमसे काफी अपोजिट हूँ, मुझे तो बहुत पसंद होता है कि लोगों के ऊपर मेरा एहसान हो और खास करके वो वाला एहसान जो कभी रिपे किया नहीं जा सकता। फिर चाओ ये सुन के कुछ कहने जा रही होती है तो ये कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और तुम फिक्र मत करो, मैं अपने असिस्टेंट से कहकर कल तुम्हें स्कूल भिजवा दूंगा। फिर नेक्स्ट डे शियन अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर इसका असिस्टेंट से बताता है कि आज चाओ की पीई क्लास है। तो ये सुनकर शियन चाओ की फिक्र करने लगता है कि ऐसी कंडीशन में वो पीई की क्लास कैसे हैंडल करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाओ अपने टीचर से आज की छुट्टी लेना चाह रही होती है पर वो छुट्टी देने के लिए नहीं मान रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शियन अपने असिस्टेंट और डॉक्टर के साथ पहुंच जाता है और वो टीचर से कहता है कि चाओ ऐसी कंडीशन में छुट्टी ले सकती है। फिर टीचर तो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही इस बात के लिए मानता है और फिर शियन चाओ को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर यू भी गुस्सा होकर टीचर से छुट्टी लेकर जा रहा होता है। लिनी से रोकती है तो ये कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरे अंकल के आगे मेरी नहीं चलती है। लिन कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे तो बस इस बात का बुरा लग रहा था कि तुम्हारे अंकल अब बार बार स्कूल आते हैं सिर्फ चाओ की वजह से और वो चाओ कितना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। तो यू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे अंकल मेरी ग्रैंड माँ की बात बहुत सुनते हैं तो मैं उन्हें इस बारे में कह देता हूँ। नेक्स्ट डे शियन अपने ऑफिस में होता है तभी यहाँ पर उसकी मॉम उससे मिलने आई होती है और वो बहुत ही गुस्से में होती है। इन्हें देखकर शियन पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्यों आ गई है। तो इसकी मॉम कहती है कि स्माइल करके एक्टिंग करना बंद करो और ये बताओ कि वो कौन अगली लड़की है जिसके साथ तुम घूमते रहते हो। अगर तुम ऐसी लड़की को हमारी डॉटर इन लॉ बनाओगे तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी अगली होंगे, फिर तो ना मेरी डॉटर इन लॉ किसी लायक ही होगी ना ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो चलो अभी इसी वक्त उस अगली लड़की को यहाँ पर बुलाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। शियन कहता है कि मॉम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, उसने मेरी जान बचाई थी। इस बात पर इसकी मॉम को यकीन नहीं होता तो असिस्टेंट इन्हें सब कुछ बताता है। फिर ये सब जानने के बाद तो इसकी मॉम बड़ी खुश जाती है और असिस्टेंट से कहकर अपनी सारी ज्वेलरीज मंगवाती है और पहनने लगती है। तो शियन कहता है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ, मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से जो मिलना है। अरे वही लड़की जिसने तुम्हारी जान बचाई है, क्या अब मैं उसके लिए ड्रेसअप भी नहीं हो सकती हूँ। चलो अब ये बताओ कि तुम दोनों का रिलेशन कितना आगे बढ़ा है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने तो अभी तक अपना लव भी कन्फेस नहीं किया। तो शियन की मॉम कहती है कि मेरा बेटा बड़ा यूजलेस है, ये मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। तभी इतने में यहाँ पर चाओ आ जाती है
और शियन इसे बताता है कि ये मेरी मॉम है। फिर शियन की मॉम चियाओ से बहुत ही अच्छे से बात करती है। उसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई हो, इसलिए तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और वो कहती है कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर हमारी खानदानी ज्वेलरी देना चाहती हूँ। चाओ नहीं ले रही होती है तो शियन कहता है कि ले लो, तुमने मेरी जान बचाई थी। शियन की मॉम उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि दूसरों की नजरें में मेरा बेटा बहुत ही यूजलेस होगा, लेकिन मेरी नजरों में वो ट्रेजर है, इसलिए मैं तुम्हें इतना गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। फिर वो चाओ से पूछती है कि वैसे तुम्हारी फेस की वजह से तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम सहनी पड़ती होगी ना, तो मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ और तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में शियन की मॉम चियाओ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। वो तुरंत ही उस सर्जरी के लिए अंदर भेज देती है और स्टाफ से बताती है कि मेरी डॉटर इन लॉ बहुत ही अच्छी है, बस उसका चेहरा थोड़ा सही हो जाए फिर तो वो और भी प्यारी लगेगी। तो स्टाफ कहती है कि वो लड़की लकी है जिसकी मदर इन लॉ आपकी जैसी है। फिर शियन की मॉम बड़ी बेसब्री से चियाओ का इंतजार करती है, पर जैसे ही चियाओ अपना पूरा लुक चेंज करके बाहर आती है तो शियन की मॉम तो इसे पहचान ही नहीं पाती। वो स्टाफ से कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों को अपनी डॉटर इन लॉ दी थी सर्जरी के लिए, आखिर तुम लोगों ने मेरी डॉटर इन लॉ का क्या किए, वो कहाँ पर है। और फिर शियन की मॉम तुरंत ही उसे कॉल करके यहाँ पर आने का कहती है। तो चियाओ कहती है कि आंटी मैं सच में चियाओ हूँ। तो शियन की मॉम कहती है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तुम अब भी गई थी और कुछ ही मिनटों में वापस आ गई। तो ये सभी स्टाफ बताते हैं कि एक्चुअल में इसकी कोई प्लास्टिक सर्जरी करनी नहीं पड़ी, ये तो नेचुरली ऐसी ही दिख रही थी, हमने तो बस इसका थोड़ा मेकअप किया। तो शियन की मॉम चियाओ से पूछती है कि लेकिन तुमने तो मुझे बोली थी कि तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो चियाओ कहती है कि हाँ मॉम, मुझे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह मिलते थे और लड़कों की लाइन लगती थी। फिर शियन की मॉम तो बड़ी खुश होती है और कहती है कि चलो मेरे साथ मेरे घर पे। फिर यहाँ से जाते हुए शियन की मॉम चियाओ से उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही होती है, तो कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी रास्ते में दो गुंडे शियन की मॉम का बैग छीन कर ले जाने लगते हैं। चियाओ भागकर जाके उनकी स्कूटी के आगे आ जाती है और उन दोनों से फाइट करके शियन की मॉम का बैग छीन लेती है और उन्हें वापस करती है। ये सब देखकर शियन की मॉम कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई चोट आए। तभी शियन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो चियाओ की फिक्र करते हुए उसे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तभी चियाओ को फिर से पेन फील होता है तो शियन इसे उठा के ले जाने लगता है। हम देखते हैं कि लिन इन लोग का वीडियो बना लेती है और वो सोचती है कि वो इस वीडियो को शियन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को देगी ताकि वो इससे बदला ले। फिर हम घर पे देखते हैं कि शियन की मॉम उसे पूछती है कि चियाओ ठीक है कि नहीं। तो शियन बताता है कि वो अभी सोई है, एक्चुअल में मॉम बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे ये पेन फील होता रहता है। अब तभी इतने में शियन की मॉम को शियन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का फोन आता है। जू बताती है कि आंटी मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर पे रह सकती हूँ। फिर कॉल रखने के बाद मॉम इस बारे में शियन को बताती है। तो शियन याद करके कहता है कि अच्छा तो ग्रैंडपा फैंग की ग्रैंड डॉटर ना। तो शियन की मॉम बताती है कि हाँ वही लड़की, वो तुम्हारी फियांसी भी है, तुम दोनों के ग्रैंडपा ने तुम दोनों की शादी फिक्स किए थे। पहले तो मैंने भी इस चीज को सीरियस नहीं ली थी, लेकिन जू ने इस बात को बड़ा सीरियस ले लिए। शियन कहता है कि मॉम आपको इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना होगा। तो इसकी मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम पसंद करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चाओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखो। और वैसे जू से बुरा बिहेवियर मत करना, वो भी एक अच्छी लड़की है और उसके ग्रैंडपा भी अब जिंदा नहीं है। तो शियन कहता है कि ठीक है मॉम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चियाओ जैसी क्लास में पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी जगह पर शियन की फियांसी बैठी होती है और वो चियाओ से कहती है कि अब से ये जगह मेरी है, तुम्हें बैठना है तो दूसरी जगह जाओ। चियाओ इस पर गुस्सा होने जा रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम इस पर गुस्सा नहीं कर सकती, ये मिस्टर शियन की फियांसी है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मिस्टर शियन गुस्सा हो जाएंगे। तो चिया पूछती है कि अच्छा तो शियन तुमसे शादी करना चाहता है। तो जू बताती है कि हाँ हम दोनों की फैमिलीज रेडी है। तो ये कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जगह मेरी है और मैं इसे गिव अप नहीं करूंगी। और वो इसका बैग हटा देती है और कहती है कि उस जगह पर जाओ जो जगह तुम्हें सूट करे। फिर जू को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि चाओ जब वॉशरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी सीट के पास पूरा कचरा फैला होता है। वो पूछती है कि ये सब किसने किया। तो जू कहती है कि ये सब मैंने क्यों, बताओ तुम क्या कर लोगी। तो चाओ इसे माफी मांगने के लिए कहती है। तो जू कहती है कि मैं तुम जैसे चोर से क्यों माफी मांगूंगी, तुमने मेरा जेट चुराई हो, देखो ये तुम्हारी टेबल पे रखा है, इसलिए अब तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगना होगा। फिर चाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जू की चेयर को पैर से मारते हुए बाहर लेके जाती है। पहले तो वो उसकी चेयर को गिरा देती है और उसके बैग्स की सारी बुक्स को भी फेंक देती है और उसके बैग में जो शटल कॉक रखा रहता है वो भी उसे उठा के फेंक देती है। तो जू से चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, वो पूरे $10,000 का था, तुम अभी इसी वक्त मुझे पे करो। पर चाओ इसके लिए नहीं मानती और वो कहती है कि अगर वो चीज इतनी महंगी थी तो तुम अपने बैग में रखकर क्यों घूम रही थी। सभी लोग यहाँ पर चाओ को ही चिल्ला रहे होते हैं। तो जू कहती है कि तुम लोग रहने दो, मैंने यहाँ पर शियन को बुला ली हूँ, वो अभी यहाँ पर आता ही होगा और वो इस चाओ को सबक सिखाएगा। तो चाओ भी कहती है कि उसे आने दो, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा क्या करेगा। शियन को यहाँ पर कॉल आती है और इसे पता लग जाता है कि चाओ मुसीबत में है। वो अपने असिस्टेंट से कहकर अपने फैमिली का हेयर पिन लेने के लिए कहता है।
और फिर वो स्कूल में पहुंचते के साथ ही चाओ से पूछता है कि क्या हुआ है। तो चाओ कहती है कि ये तुम अपनी फियांसी से पूछो। फिर जू शियन को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही महंगा गिफ्ट खरीदी थी जो कि इसने फेंक दी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे माफी मांगे। शेन कहता है कि इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, अगर वो गिफ्ट सच में महंगा था तो तुम इससे कंपेंसेशन ले लो। फिर जू चाओ से पैसे मांग रही होती है तो लिन इसे कहती है कि सिस्टर आपको माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आप पैसे कहाँ से दोगे, वो भी इतने सारे। तभी शियन जू के मुंह से ही निकलवा देता है कि ये फेक है और वो झूठ बोल रही है कि ये 100 मिलियन का है। फिर चाओ गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शियन उसके पीछे जाने लगता है तो जू इसे रोक कर कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे सब पता है कि उस चाओ के स्कूल में तुम कितनी हेल्प करते हो, लेकिन तुम्हारी फियांसी मैं हूँ, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। शियन कहता है कि मैं तुमसे ये चीज़ क्लियर करना चाहता था कि हमारी इंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। और फिर ये बोलने के बाद शियन सीधा चाओ के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि जैसा तुमने सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जू और मेरी एंगेजमेंट मेरे ग्रैंडपा ने फिक्स किए थे और मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। पर चाओ अभी भी इससे गुस्सा होती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ जैसे क्लासरूम में आती है तभी सभी स्टूडेंट इसे मनाने लगते हैं कि अभी जल्द ही एक इवेंट होने वाला है जिसमें इन लोग को परफॉर्म करना है और जू सिंड्रेला का रोल नहीं प्ले करना चाह रही होती है और ये सभी चाओ को ये रोल दे रहे होते हैं। तभी चाओ को उस डायरी की लिखी हुई बात याद आती है और वो इन लोग को हाँ कह देती है और जू तो बड़ी खुश जाती है कि अब वो इसकी बेइज्जती कर पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आ जाते हैं और जू सभी के सामने चाओ की बेइज्जती करने लगती है और वो एक बंदे को कहकर इसके ऊपर पानी गिराने का कहती है और फिर यहाँ पर सभी पब्लिक चाओ के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने कभी ऐसी सिंड्रेला नहीं देखे। फिर ये सब बेइज्जती होते देखकर जू को बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने इससे अपना बदला ले ली। तभी हम देखते हैं कि चाओ अपना ऊपर का ड्रेस उतार देती है और साथ ही अपना अगली मेकअप का लुक भी, और सभी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो तो कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर वो इन सभी से कहती है कि अब मेरी बारी है तुम लोग से बदला लेने के लिए। जू लिन से पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने तो मुझसे बोली थी ना कि ये तो पैदा ही अगली हुई थी। फिर लिन कहती है कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर चाओ अपने सिस्टर लिन से कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा और वो इसके फेस पे पंच मारने जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शियन आकर इसे रोकने के लिए कहता है। जू जल्दी से शियन को चाओ के बारे में सब कुछ झूठ झूठ बोलने लगती है तो चाओ शियन से कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी फियांसी की साइड लेने आए होंगे ना। पर शियन तो जल्दी से टॉवेल मंगवा कर चाओ को साफ करने लगता है। यहाँ पर ये सभी शियन से झूठ बोलने लगते हैं कि ये बस स्टेज एक्सीडेंट था, हमने कुछ भी नहीं किए। पर शियन को इस पर बिलीव नहीं होता तो ये लोग जल्दी से दूसरा बहाना बना लेते हैं। जू कहती है कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बस स्टेज इफेक्ट था, हमने जानबूझ के इस बारे में चाओ को नहीं बताए थे ताकि इस परफॉर्मेंस को और भी इंटरेस्टिंग बना सके, और तुम चाहो तो मैं इससे भी माफी मांग सकती हूँ। पर चाओ कहती है कि मुझे सिर्फ माफी नहीं चाहिए। तो शियन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर इन सभी के ऊपर बारिश करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये सभी भीगकर यहाँ से भागने लगते हैं और शियन पहले से अम्ब्रेला लेकर आया होता है। तो चाओ इसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे ऊपर लोगों का एहसान हो। तो शियन कहता है कि लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। तो चाओ कहती है कि मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर शियन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं ज़्यादा सिंसियर नहीं हूँ जो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और यहाँ दूसरी तरफ शियन की मॉम के पास जू आई होती है और वो उन्हें बताती है कि शियन मुझसे गुस्सा हो गया है और वो मुझे वापस अब्रॉड भेज रहा है। शियन की मॉम कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें चाओ को परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ जैसे क्लासरूम में आती है तो वो देखती है यहाँ पर शियन मास्क पहन के आया होता है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो ये से कहता है कि मेरी मॉम तुम्हें मिस कर रही है और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें डिनर पे बुलाऊं। तो इस पर वो कहती है कि तुमने स्टॉकर जैसा लुक क्यों किया हुआ है, लगता है तुम मेरे साथ दिखने पर एम्बैरस फील करते हो। तो शियन कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं हर बार तुम्हारी पब्लिकली हेल्प क्यों करने आता, वो तो तुम मुझे अवॉइड कर रही थी इसलिए मुझे इस तरीके से ड्रेसअप होकर आना पड़ा। देखो अब मैंने जू को भी अब्रॉड जाने के लिए भेज दिया हूँ और हम दोनों की एंगेजमेंट भी कैंसिल हो चुकी है। तो चाओ कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जू आ जाती है और ये चाओ से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शियन मुझे अब्रॉड नहीं भेजेगा। पर चाओ नहीं मानती और वो कहती है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर फिर जू गुस्से में चाओ के ऊपर इंजेक्शन मारने जा रही होती है। तभी बीच में शियन आ जाता है और उसे इंजेक्शन लग जाती है। फिर चाओ तो डर जाती है कि शियन को इसने क्या मेडिसिन दे दी है। वो जल्दी से इसे लेकर कार में आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देगा। पर तभी शियन चाओ को पकड़ के उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करती हो। मैं कोई फूल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जू से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, पर तुम इस बात को बोलती क्यों नहीं हो। चाओ इसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ये कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। और फिर वो इसे केस करने जा रहा होता है पर ये जल्दी से इसे मार के बेहोश कर देती है और फिर इसे लेकर जल्दी से इसके डॉक्टर के पास आती है। यहाँ जू शियन की मॉम को फिर से मना रही होती है कि उससे फिर से गलती हो गई है और वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी। पर शियन की मॉम तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बचा है और मैं दोनों फैमिली के बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करवा दूंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियन अपने रूम से बाहर निकलता है तो चाओ इसे एप्पल देती है
और वो इसे बताती है कि कल जू ने तुम्हें कोई ड्रग दे दी थी जिसकी वजह से तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे थे, इसलिए लो फ्रूट खाओ, तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेगा। और फिर चाओ इससे सवाल करने लगती है कि वैसे अगर कोई किसी को लाइक करता है तो वो उसकी बॉडी को लाइक करता है या फिर उसकी सोल को। शियन इसका जवाब दे नहीं जा रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस से एक प्रॉब्लम आ गई है। शियन के बारे में ये न्यूज़ फैल गई होती है कि उसे फिजिकल इलनेस है और इसी वजह से उसने बाई फैमिली की डॉटर जू के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ दिया। असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम ने जब से जू के साथ आपकी इंगेजमेंट तोड़ दी है, इसी वजह से वो लोग आपके बारे में ये रूमर फैला रहे हैं। शियन यहाँ पर चाओ से क्लियर करता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो चाओ शियन से कहती है कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। फिर चाओ के जाने के बाद शियन अपने असिस्टेंट से कहता है कि देखो तुमने क्या किया, अब चाओ ने मुझे गलत समझ ली है। फिर शियन कहता है कि वैसे चाओ के माइंड में कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से वो मुझे मना कर रही है, लगता है मैं बहुत ही अनक्रिएटिव हूँ इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हम चाओ को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रही होती है कि मैं पक्का शियन को लाइक करने लग गई हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं किसी की इतनी फिक्र कर रही हूँ और उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। पर चाओ इस बारे में सोचकर अपसेट होती है कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ किसी और की बॉडी में रहकर किसी को लाइक करने के लिए। दूसरी तरफ शियन बहुत सारी नॉवेल्स वगैरह पढ़कर टिप्स वगैरह गेन कर रहा होता है कि वो चाओ को कैसे प्रपोज करेगा, कैसे उसे मनाएगा। नेक्स्ट डे स्कूल पहुंचकर पूरा फ्लावर से डेकोरेट करवा देता है। उसे सरप्राइज देने के लिए वो काफ़ी देर तक उसका वेट करता है और फिर कॉल करके पूछता है कि क्या वो अभी तक स्कूल से निकली नहीं। तो चाओ उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे ही घर पे हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझे लंच पे बुलाई है और वैसे मैंने रास्ते में निकलते हुए देखी थी कि बहुत सारे फ्लावर्स फैले हुए थे, पता नहीं वो कौन बंदा था जिसने इतने सारे फ्लावर्स को वेस्ट कर दिया, मुझे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। चाओ पूछती है कि कहीं वो फ्लावर्स तुमने ही तो अरेंज नहीं किए थे, तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर कॉल रखने के बाद शियन और उसका असिस्टेंट मिलकर कोई और आइडिया सोच लगते हैं। असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि क्यों ना आप उसे एक कोई ज्वेलरी गिफ्ट करो, सभी लड़कियों को ज्वेलरी पसंद होती है। और फिर शियन चाओ को कॉल करके कल एक ऑक्शन इवेंट में आने का कहता है। वो यहाँ पर पहुंच जाती है और देखती है कि यहाँ पर उसकी सिस्टर लिन पहले से आई हुई है। लिन इसे कहने लगती है कि तुम हर जगह क्यों पहुंच जाती हो। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और चाओ इसे मारती है। तभी इतने में यू यहाँ पर आ जाता है और वो लिन की साइड लेते हुए चाओ को चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ सही किया था, पहले मैंने सोचा कि मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया तुम्हें सबके सामने क्रूएली रिजेक्ट करके, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। तभी यहाँ पर शियन आ जाता है और वो यू से कहता है कि ये नहीं बल्कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते। यहाँ पर लिन जल्दी से शियन को बता देती है कि चाओ ने इसे मारी है। तो ये सुनकर ये यू से कहता है कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो ठीक है फिर इसके बदले में तुम मार खाओगे। और फिर ये अपने असिस्टेंट को कहकर इसे 20 स्लैप मारने का कहता है और चाओ को यहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर लिन सोचती है कि यू तो इसके बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये सोचती है कि अगर इसे पावर चाहिए तो इसे पावरफुल मैन चाहिए होगा, शियन जैसा। यहाँ ऑक्शन इवेंट में जो ज्वेलरी की बिडिंग लग रही होती है, शियन इस बारे में चाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें ये ज्वेलरी पसंद है। वो नहीं कहती है तो ये सोचता है कि इसके असिस्टेंट ने बताया था कि लड़कियां जो चीज़ को मना करती है उन्हें वही पसंद होती है। तो चाओ जिसको नहीं पसंद करती है वो सारी ये बिडिंग लगा के खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन चाओ को लेकर अपनी मॉम से मिलवाने गया होता है। यहाँ पर ये लोग घर आते के साथ ही देखते हैं कि लिन पहले से उसकी मॉम से बातें कर रही होती है। शियन की मॉम इन लोग को बताती है कि लिन ने इनकी जान बचाई है और लिन के इतना मनाने पर शियन की मॉम उसे आज रात यहाँ पे रुकने के लिए कह देती है, पर शियन इसके लिए मना करने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी जान बचाने वाली यहाँ रह सकती है, लेकिन जिसने मेरी जान बचाई वो यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, जो मैंने डिसीजन ले ली हूँ वही होगा। तो चाओ कहती है कि फिर आज मैं भी यहाँ पे रहूँगी। तो शियन की मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छी बात है, तुम दोनों सिस्टर यहाँ पे रहो। फिर इसके बाद शियन अपनी मॉम से जाकर बात करता है कि आखिर आपने लिन को यहाँ पर क्यों रखने के लिए मान गई, वो अच्छी लड़की नहीं है, उसने चाओ को बहुत ही बुली की है। तो शियन की मॉम कहती है कि मुझे पहले से पता है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो सब उसी की प्लानिंग थी, उसी ने रास्ते में कुछ गड़बड़ी की थी और मेरी जान बचाने की एक्टिंग की, तुम इस बारे में पता करना। तो शियन कहता है कि मॉम जब आपको पहले से पता था तो फिर भी आपने उसे यहाँ पर क्यों रखी हो। तो इसकी मॉम कहती है कि सब मैंने तुम्हारे लिए की हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो चाओ भी यहाँ पे रुकने के लिए नहीं मानती, और अगर चाओ यहाँ पे नहीं रुकती तो तुम दोनों साथ टाइम कैसे स्पेंड करते और तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर करते, और फिर कब तुम दोनों की शादी होती और मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिलती। फिर यहाँ पर लिन शियन की मॉम को मनाने के लिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करने लगती है और वो यहाँ पर चाओ से कहती है कि वो उसकी जगह छीन लेगी और वो शियन को भी उससे ले लेगी। तो चाओ कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे बारे में किसी को पता लग गया तो। इस पर वो बताती है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज लगा है मैं उसे भी डिलीट कर सकती हूँ और तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनेगा और सब मुझ पर बिलीव करेंगे। तो चाओ इसे एक स्लैप लगाती है और फिर जैसे ही शियन यहाँ पर आता है तो लिनी से बताने लगती है कि ये देखो इसने क्या की, मैंने तुम्हारी मॉम के लिए जो सूप तैयार करी थी उसने फेंक दी।
पर शियन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए चाओ की केयर कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने इसे अपने हाथों से क्यों मारी, मैंने तुमसे बोला था ना कि मारने वाली चीजें तुम मुझ पे छोड़ सकती हो। और फिर शियन लिन से कहता है कि तुम यू की गर्लफ्रेंड हो ना, तो अब तुम्हारी जगह वो मार खाएगा। फिर ये अपने असिस्टेंट को काम देता है कि जाओ यू को उसका सबक सिखा के आओ। फिर लिन तो डर जाती है कि अब यू को मेरे बारे में सब पता लग जाएगा। वो तुरंत ही उससे मिलने जाती है और उसे सारी झूठी स्टोरी बताती है ताकि वो इस पर बिलीव कर ले। और ये सोचती है कि ये दोनों को ऑप्शन में रखना चाहती है ताकि अगर शियन इसकी जाल में नहीं फंसेगा तो इसके पास दूसरा ऑप्शन यू हो। शियन की मॉम की बर्थडे पार्टी आने वाली होती है तो उनका गिफ्ट लेने के लिए लिन यू के साथ जेड पेंडेंट खरीदने गई होती है और ये लोग देखते हैं कि चाओ यहाँ पर पहले से जेड पेंडेंट खरीद रही होती है। चाओ के हाथ में जो जेड होता है ये लोग वही जेड खरीद लेते हैं। तभी इतने में यहाँ पर ओनर चाओ को उसका बताया हुआ जेड पेंडेंट लेकर आता है जो कि स्टोर का सबसे महंगा जेड है। चाओ उसका पैसा पे करने के लिए एक कार्ड देती है तो तुरंत ही बॉस उसे ये जेड दे देता है। चाओ के जाने के बाद लिन बॉस से बात करके पता करती है कि जो वो कार्ड उसने दिखाई थी उसका मतलब ये है कि वो इस स्टोर के बॉस को जानती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियन का असिस्टेंट उसे कुछ फोटोज ला के देता है जो कि चाओ की फोटोज होती है जब वो किसी से मिलने गई थी। शियन समझ जाता है कि ये सारी फोटोज इसे लिन ने भेजी है ताकि चाओ और इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब तभी चाओ यहाँ पर इसे जेड पेंडेंट गिफ्ट करने आती है। वो कहती है कि ये जेड उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी शियन इसे वही फोटोज दिखाता है और बताता है कि ये सब लिन ने उसे भेजी है और वो सच में सक्सीड हो गई है क्योंकि मैं जेलस हो चुका हूँ। और उस दिन जू ने मुझे जो ड्रग दी थी उसके बाद जो मैंने तुमसे जो भी बोला था मुझे अभी भी याद है, मैंने सब सच बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे छोड़कर अभी भी उस यू को ही क्यों पसंद करती हो। हाँ मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ और ओल्ड फैशन हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं यू से बहुत ही बेकार हूँ। और फिर शियन चाओ को फिर से किस करने जा रहा होता है तभी इसे रोक देती है और कहती है कि तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम किसे लाइक करते हो, मेरी बॉडी को या मेरी सोल को। तो शियन कहता है कि ये क्या मीनिंगलेस क्वेश्चन है। तो चाओ कहती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा और शायद मुझे भी नहीं। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जब चाओ स्कूल की तरफ जा रही होती है तभी यहाँ पर इसे कुछ स्टूडेंट रोक लेते हैं और वो इसके सामने शियन की मजाक उड़ाने लगते हैं कि शियन के बारे में न्यूज़ फैली है कि वो स्ट्रेट नहीं है। चाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन लोगों को मारती है। इसके बाद ये लोग स्कूल में होते हैं और शियन को जैसे इस बारे में पता लगता है तो वो स्कूल में आके चाओ की फिक्र कर रहा होता है। तो प्रिंसिपल बताता है कि चोट इसे नहीं बल्कि इन लड़कों को आई है। ये दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं और शियन चाओ को मना रहा होता है पर वो अभी भी गुस्सा होती है। फिर इसके बाद शियन अपने नीफ्यू को ऑफिस में बुलाता है और उसे चिल्लाता है कि उसकी और लिन की वजह से उसकी कंपनी का कितना नुकसान हो गया है और वो इसे लिन से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। जिसके बाद लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये शियन का बदला उसकी मॉम से लेने पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर शियन की मॉम उसे कॉल करके बुलाती है और फिर लिन शियन से कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम को बचाना चाहते हो तो इस सूप को पियो। पर फिर इसे पीते के साथ ही शियन बेहोश हो जाता है और फिर ये इसे लेकर एक खंडर वाली जगह पर पहुंच जाती है और इसने यहाँ पर चाओ को बुलाई होती है उसे मारने के लिए। और ये चाओ से कहती है कि तुम्हें शियन चाहिए था ना, पर मैं इसे तुम्हें लेने नहीं दूंगी। और ये चाओ के सामने ही शियन को मारने वाली होती है। तभी चाओ अपने स्किल्स का यूज करते हुए इसका चाकू नीचे गिरा देती है और जल्दी से शियन की रस्सी खोलती है। तभी शियन की मॉम असिस्टेंट के साथ बाहर पहुंच जाती है और ये लोग देखते हैं कि पूरी जगह फूट गई है। और फिर शियन और चाओ को चोट लगी होती है, दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। शियन अपनी मॉम से गुस्सा होता है कि आखिर आपने वहां पर चाओ को क्यों भेज दी थी, उसने मेरी जान बचाने के लिए उसे भी चोट लग गई। शियन की मॉम कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ कितनी पावरफुल है, इसलिए मैंने उसे भेजी थी और वो भी ठीक है। तभी चाओ यहाँ पर शियन को देखने के लिए आई होती है और शियन की मॉम दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। यहाँ पे शियन इसे पूछता है कि तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान क्यों बचाई थी। तो चाओ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। तो शियन कहता है कि लेकिन अभी तक तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तो ये इसे चुप कराती है और कहती है कि अब मुझे उस जवाब की जरूरत नहीं है। और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।